आप पहुंचे हैं आपके पास। स्वागत है आपका स्वस्थ भारत में। श्रोताओं, आम जीवन में अक्सर हम बुखार जैसी समस्या से पीड़ित होते ही रहते हैं। जब मौसम परिवर्तित होता है या कभी हम भीग जाते हैं या फिर किसी शारीरिक कमजोरी के कारण हमें बुखार आता है। लेकिन ये बुखार कभी कभी मलेरिया भी हो सकता है। इस बात से हम में से बहुत से लोग अनभिज्ञ रहते हैं। मलेरिया आज पूरे देश के लिए एक समस्या बन चुका है। इसी समस्या पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियोज में हैं एक बेहद अनुभवी चिकित्सक जिन्होंने मलेरिया पर काफी वर्षों तक अनुसंधान किया है। तो श्रोताओं, चलिए आज की हम महत्वपूर्ण चर्चा सुनते हैं। ये चर्चा हम कर रहे हैं मलेरिया के बारे में और हमारे साथ आज स्टूडियोज में हैं डॉक्टर प्रकाश टहलियानी और आपसे बातचीत कर रही हैं सुश्री अनुभा अग्रवाल। श्रोताओं, हमने अपने कार्यक्रम स्वस्थ भारत में मलेरिया विषय पर आपको समय समय पर समसामयिक जानकारियां दी है। लेकिन मलेरिया एक ऐसा घातक रोग है जो दबे पांव आकर अपने रोग की पुष्टि करता है और रोगी को बहुत हद तक परेशान करता है। मलेरिया क्या है, क्यों है और कैसे होता है, इस विषय पर आज विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हैं मलेरिया विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश टहलियानी, जो कि मलेरिया विषय पर पिछले 32 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो आइए आज हम उनसे मलेरिया रोग के बारे में कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में लाभदायी हो सकती है। डॉक्टर प्रकाश टहलियानी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मलेरिया आखिर होता क्या है? मलेरिया एक संक्रामक रोग है जिसे इंग्लिश में इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से भी बोलते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम नाम के ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट द्वारा होता है। इसका ट्रांसमिशन एक आदमी से दूसरे आदमी में सीधे संपर्क द्वारा नहीं होता जी, बल्कि एनाफिलिस नाम के एक मच्छर द्वारा होता है। एनाफिलिस नाम का फीमेल मॉस्किटो एक आदमी से दूसरे आदमी में ये मलेरिया के पैरासाइट को ट्रांसमिट करने का काम करता है जी। तो डॉक्टर साहब, मलेरिया जैसा कि आम तौर पे हम समझते हैं एक तरह का बुखार है, लेकिन इसे घातक रोग की संज्ञा क्यों दी गई है? इसे घातक रोग की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि मलेरिया करने वाला ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लाज्मोडियम ब्लड की रेड ब्लड कार्पसल्स पर अटैक करता है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि मलेरिया में ब्लड दूषित हो जाता है जी। हम जानते हैं कि ब्लड हमारे पूरे शरीर में सभी वाइटल ऑर्गन्स में सर्कुलेट यानी कि परिभ्रमित होते रहता है जी। दूषित ब्लड के कारण शरीर के सभी वाइटल ऑर्गन्स और सेल्स को नुकसान पहुंचता है एवं वाइटल ऑर्गन्स को ज्यादा नुकसान होने पर रोगी की अचानक मृत्यु भी हो सकती है जी। इसलिए मलेरिया को घातक रोग की संज्ञा दी गई है जी। मलेरिया किस हद तक घातक है या इसका प्रभाव कहाँ तक है, इस संदर्भ में आप कुछ आंकड़े बता सकते हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। विश्व की लगभग 45% आबादी मलेरिया ग्रस्त प्रदेशों में निवास करती है जी। प्रतिवर्ष विश्व में लगभग 500 लाख लोग जी, क्षमा करेंगे 500 मिलियन जी, यानी कि 50 करोड़ लोग मलेरिया से बीमार होते हैं और लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु मलेरिया से होती है जी। ये आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा हाल में प्रकाशित किए गए हैं जी। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार साल 2010 में इंडिया में 20,000 लोगों की मलेरिया से मृत्यु हुई जी। बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट की टीम के सर्वे के अनुसार उसी साल 2010 में इंडिया में मलेरिया से मरने वालों की संख्या 1,85,000 है जी। अब ये WHO और दूसरे असल आंकड़ों में जो इतना डिफरेंस आ रहा है उसका कारण है क्योंकि WHO के पास जितने आंकड़े पहुंचते हैं
वो लगभग हॉस्पिटलाइज किए हुए पेशेंट का ही नंबर रहता है जी। जबकि वास्तविकता में तो जो हॉस्पिटलाइज नहीं भी हुए वो तो मरने वाले जो होते हैं उनकी संख्या कहीं हॉस्पिटलाइज हुए लोगों से ज्यादा होगी। जी हाँ। तो WHO के अनुसार लगभग हर 5 सेकंड में एक आदमी विश्व में मलेरिया से मर रहा है जी। लेकिन वास्तव में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व में हर 1 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु मलेरिया से हो रही है। विश्व के लगभग 100 से ज्यादा मलेरिया ग्रस्त देशों में वहाँ की उत्पादन क्षमता को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला और वहाँ की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर डालने वाला रोग मलेरिया ही है। एक अफ्रीकन देश युगांडा में हर नागरिक अपने वार्षिक आय का लगभग 60% से ज्यादा रकम जी मलेरिया का इलाज करने में व्यय कर देता है। जी। तो डॉक्टर साहब ये बात हुई WHO ने जो रिसर्च की उसके आधार पे, लेकिन यदि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो यहाँ ये आंकड़े कहाँ तक पहुँचे हुए हैं? मैं आपको इंडिविजुअल स्टेट यानी कि छत्तीसगढ़ के आंकड़े तो शायद नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि इंडिया में जो मलेरिया की सिचुएशन है, इंसिडेंस है, प्रेवलेंस है, तो छत्तीसगढ़ में बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है जी। और नंबर ऑफ केसेस तो यहाँ ज्यादा है ही है, लेकिन सीवियर मलेरिया के केसेस और ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया के केसेस भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है जी। मतलब स्थिति बहुत भयानक है और इसे नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है और सबका ये मानना भी है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने पिछले कुछ सालों में बहुत प्रगति की है जी। आपकी उपरोक्त बातों से क्या हम ये मान लें कि चिकित्सा विज्ञान ने मलेरिया के क्षेत्र में कम प्रगति की है, या मलेरिया के क्षेत्र में जैसा दवाइयों का प्रचार प्रसार होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया है, और यदि ऐसा है तो इसके पीछे कारण क्या है? जी, आपकी ये बात सच है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने पिछले कुछ दशकों में जबरदस्त प्रोग्रेस की है और खासकर संक्रामक रोगों में, जिसे हम अंग्रेजी में इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं, उसमें तो एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक दवाओं की खोज से एक रेवोल्यूशन आ गया है। बिल्कुल। लेकिन अगर मलेरिया की बात करें तो हकीकत ये है कि चिकित्सा विज्ञान जहां पर हजारों साल पहले था जी, आज भी हूबहू उसी जगह पर ही खड़ा है। देयर इज जीरो प्रोग्रेस। मलेरिया को ऐतिहासिक रोग का दर्जा दिया गया है। कहते हैं जब से इस धरती पर मानव जाति की उत्पत्ति हुई जी, तब से मलेरिया रोग चला आ रहा है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भी मलेरिया हुआ था जी। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन जी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, मदर टेरेसा, बॉलीवुड के लीजेंड स्टार अमरीश पुरी और इंडस्ट्रियलिस्ट आदित्य बिरला की तो मृत्यु मलेरिया से ही हुई। सवाल ये है कि हजारों साल पुराने इस रोग पर चिकित्सा विज्ञान आज तक कुछ भी अंकुश नहीं लगा पाया। इसका कारण क्या है? जी हाँ। अभी तक इतिहास ये कहता है कि वैज्ञानिकों ने कई बार मलेरिया की दवाएं खोज कर निकाली जी, मगर हर दवा कुछ सालों के उपयोग के बाद निष्क्रिय साबित हुई जी, क्योंकि प्लाज्मोडियम नाम का ये पैरासाइट इन दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट होता गया। चिकित्सा विज्ञान के फेल्योर का दूसरा कारण है मलेरिया का वैक्सीन न बना पाना। मलेरिया का टीका यानी कि वैक्सीन बनाने के वैज्ञानिकों के अब तक के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं और उसके पीछे मूलभूत कारण है प्लाज्मोडियम का समय के साथ अपने एंटीजेनिक स्ट्रक्चर को लगातार बदलते रहना जी। अमेरिका के प्रसिद्ध मलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर लुइस एच मिलर का कहना है कि मलेरिया पैरासाइट इज वन स्टेप अहेड ऑफ मेडिकल साइंस। वो अपना स्वभाव पहले से ही बदल देता है जी। ये कारण है कि जिनकी वजह से आज तक हम मलेरिया पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो डॉक्टर प्रकाश, क्या हम ये मान लें कि आगे के वर्षों में कुछ प्रगति देखने को मिलेगी या इस दिशा में मलेरिया के रोकथाम के लिए कुछ उपाय किए जाएंगे?
जी, हमको हमेशा आशावादी तो रहना ही चाहिए, तभी हम अपना काम आगे बढ़ा सकेंगे। जी जी। और इस वजह से जो है जी हाँ, ये सफलता हासिल करने के लिए जी पूरे विश्व में बहुत सारे साइंटिस्ट लगातार लगे हुए हैं जी। और करोड़ों तो क्या अरबों रुपयों का या डॉलर्स का हम कहें जी, तो वो फाइनेंस फंडिंग किया जा रहा है और लगातार प्रयत्न चालू हैं। जी डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा पे वापस लौटते हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मलेरिया कितने प्रकार के होते हैं और मलेरिया के लक्षण क्या क्या सामने आते हैं। जी, हमारे देश इंडिया में मुख्यतः 2 प्रकार का मलेरिया देखने को मिलता है। वाइवेक्स मलेरिया जी, जो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है जी, और दूसरा फाल्सीपेरम मलेरिया जी, जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से होता है। अफ्रीका में इन 2 के अलावा एक और ओवेल मलेरिया भी कॉमन है। तो कारण करने वाले कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है उसके आधार पे मलेरिया के टाइप का नाम दिया गया है। जी, ऐसे तो प्लाज्मोडियम मलेरी एक चौथा टाइप का भी जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो भी लोगों में मलेरिया करता है, ह्यूमन बीइंग्स में, लेकिन उसका इंसिडेंस उतना कॉमन नहीं है और वो इंडिया में नहीं मिलता जी, वो अफ्रीका में ही देखने को मिलता है जी। अभी कुछ समय से लगभग 4-5 सालों से जी, प्लाज्मोडियम नोलेसी जो कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है मंकी में मलेरिया एवियन अपना मंकी में मलेरिया करता है जी, वो आजकल ह्यूमन बीइंग्स में भी देखा गया है कि करने लगा है और उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है जी, एंड आल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो ये मलेरिया के 5 प्रकार हुए जी जी। और लक्षणों की यदि बात करें डॉक्टर साहब, तो यदि कोई रोगी आपके पास आता है तो आप किस तरीके से ये जानते हैं या कौन से डायग्नोज करने के लिए टेस्ट उसको प्रेफर करते हैं जिससे ये पता चले कि वो रोगी मलेरिया से पीड़ित है। जी, सामान्यतः लोगों के मन में ये धारणा है कि मलेरिया के लक्षण हैं ठंड लगकर बुखार आना जी, फिर कुछ देर के बाद खूब पसीना छूटना जी हाँ, पहले कोल्ड स्टेज, बाद में हॉट स्टेज और फिर थर्ड पर्स्पिरेशन स्टेज जी। दरअसल ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं जो सिर्फ वाइवेक्स मलेरिया में देखे जा सकते हैं। फाल्सीपेरम मलेरिया में अधिकांश केसेस में बुखार ठंड लेकर नहीं आता जी और पसीना भी नहीं छूटता जी। इसके वैज्ञानिक कारण वाइवेक्स पैरासाइट का एक समय में एक ही जनरेशन एक्टिवली मल्टीप्लाई करता है जी ब्लड में और इसकी 24 या 48 घंटे की साइकिल होती है जी। जब उस समय बुखार के साथ पहले खूब ठंड लगती है, बाद में फिर हॉट स्टेज आता है और फिर पसीना छूटता है। यानी कि जब जब ये साइकिल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की पूरी होती है तब इस तरह का सिम्टम हमें देखने को मिलता है जी। और पसीना आने के बाद बुखार पूरी तरह से उतर जाता है जी, जब तक के नेक्स्ट साइकिल उसका स्टार्ट हो आफ्टर 24 और 48 आवर्स जी। लेकिन फाल्सीपेरम मलेरिया में पैरासाइट का एसिंक्रोनस मल्टीप्लिकेशन चलता है जी, जिसका मतलब ये है कि एक के बजाय बहुत सारे जनरेशंस उस पैरासाइट के अलग अलग समय पर आरबीसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं जी। और लगातार आरबीसीज बस्ट होती रहती हैं जी हाँ। लगातार बुखार कम ज्यादा मगर चलते ही रहता है जी। लगातार शरीर वो लक्षण हमें दिखाता ही रहता है जी जी। बुखार पूरी तरह से कुछ समय के लिए उतर जाए ऐसी स्थिति आती ही नहीं जी। बुखार लगातार बना ही रहता है फाल्सीपेरम मलेरिया में जी। इसलिए कोल्ड स्टेज आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और इस तरह फिर पसीना आने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता जी हाँ। तो फाल्सीपेरम का जो क्लिनिकल पिक्चर है वो वाइवेक्स से बिल्कुल अलग रहता है। तो इसके लिए कौन से टेस्ट प्रेफर किए जाते हैं डॉक्टर साहब? इसके लिए यूजुअली डॉक्टर जो है वो PS फॉर MP जी जरूर करवाता है जिसका फुल फॉर्म है पेरिफेरल स्मीयर
फॉर मलेरिया पैरासाइट। जी। अब इसमें पैथोलॉजिस्ट रोगी का ब्लड सैंपल लेकर थिन और थिक फिल्म वाली 2 स्लाइड्स बनाता है जी। और माइक्रोस्कोप में मलेरिया पैरासाइट के लिए जी बहुत ही डिलीजेंट वे में सर्च करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टेस्ट का सक्सेस रेट मात्र 5 से 10% ही है, जो कि बहुत अल्प है। जी जी, बहुत कम है। जी। अर्थात हम 100 मलेरिया के रोगियों की माइक्रोस्कोपी ब्लड टेस्ट यानी कि PS फॉर MP करवाएंगे तो 5 या 10% में ही हमें मलेरिया पैरासाइट दिखेगा। जी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पैथोलॉजिस्ट यह टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट करता है तो इसका अर्थ कतई यह नहीं निकालना चाहिए कि इस रोगी को मलेरिया नहीं है। जी। माइक्रोस्कोपी टेस्ट के उपरांत जी लिमिटेशन को देखते हुए ये RDT, जिसका फुल फॉर्म है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो टेस्ट भी कई बार करवाए जाते हैं जी, जो मलेरिया पैरासाइट के एंटीजन और उस एंटीजन के प्रति रोगी के रिस्पॉन्स से बनी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने पर आधारित हैं। जी। इन्हें कार्ड टेस्ट भी कहा जाता है। जी हाँ। बहुत सारे वैज्ञानिक कारणों से ये RDT या कार्ड टेस्ट के रिपोर्ट फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स निगेटिव आते हैं। जी। कहने का मतलब ये कि ये RDT पे भी हम फुल्ली रिलाय नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते हैं। जी। उपरोक्त बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मलेरिया के लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आज तक चिकित्सा विज्ञान कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाया। जी। डॉक्टर प्रकाश, यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा आपने अभी कहा कि लेबोरेटरी टेस्ट के लिमिटेशंस के कारण मलेरिया का निदान जिस हद तक होना चाहिए वहाँ तक नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स द्वारा किन बातों पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है जिससे रोगी की बिगड़ती हुई हालत को संभाला जा सके? जी बिल्कुल। लेबोरेटरी टेस्ट के लिमिटेशंस के कारण मलेरिया का निदान करने में बहुत सारी मुश्किलें आती ही हैं। बिल्कुल। रोगी में पाए जाने वाले लक्षण यानी कि क्लिनिकल सिम्टम्स भी ऐसे नहीं होते जो मलेरिया के लिए स्पेसिफिक हो जी, और यह कहा जा सके कि इस पर्टिकुलर सिम्टम के आधार पर यह केस मलेरिया का ही है। जी हाँ। सिर दर्द, पेट का दर्द, बदन का दर्द, उल्टी, सर्दी, खांसी आदि सभी लक्षण ऐसे हैं जो मलेरिया के सिवाय और भी बहुत सारे रोगों में पाए जाते हैं। जी। यहाँ तक कि ठंड लगकर बुखार आना भी मलेरिया का स्पेसिफिक सिम्टम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ठंड लगकर बुखार आने का कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और न्यूमोनिया भी हो सकते हैं। जी। उपरोक्त बातों को ध्यान में लेते हुए डॉक्टर के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है जी, और वह है वेरी हाई लेवल ऑफ सस्पिशन। जी। बहुत सारे अनुभवी चिकित्सकों का कहना है कि इंडिया जैसे देश में जहां मलेरिया एंडेमिक है, अर्थात साल के किसी भी समय में यानी कि थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, वहां पर किसी भी बुखार वाले रोगी में यह मानकर चलना चाहिए कि यह बुखार मलेरिया के ही कारण है, जब तक हम किसी लेबोरेटरी टेस्ट द्वारा यह सिद्ध नहीं कर पाते कि इस रोगी में बुखार का कारण कोई और है। जी। यानी कि कंसीडर ईच एंड एवरी केस ऑफ फीवर एज मलेरिया अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जी। इतना हाई लेवल का सस्पिशन और ये कंसेप्ट रख के चलना पड़ता है मलेरिया का डायग्नोसिस करने के लिए। जी हाँ। इसे हम रिवर्स डायग्नोसिस भी कह सकते हैं। जी। तो मलेरिया के रोगियों में सफलता प्राप्त करने के लिए चिकित्सक के पास बस यही एक ऑप्शन है। जी। डॉक्टर साहब, मलेरिया के विषय में आपने तमाम बातें बताई हैं कि ये बहुत ही मुश्किल इस बीमारी का डायग्नोस कर पाना है और डॉक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। जी। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी के लिए या मलेरिया के रोगी के लिए आपके क्या सुझाव रहेंगे, या मलेरिया विशेषज्ञ होने के नाते आप आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जी, एक आम आदमी के लिए जी, या मलेरिया के रोगी के लिए मैं ये कहूँगा कि बुखार आने पर
खुद पैरासीटामोल की गोलियां जो मार्केट में क्रोसिन, मेटासिन, जी, कालपोल आदि नाम से अवेलेबल हैं, खुद इन्हें न खाएं, उपयोग न करें, बल्कि अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श करें। बिल्कुल। मलेरिया की चिकित्सा में समय का बहुत महत्व है। अगर किसी भी कारण से चिकित्सा प्रारंभ करने में विलंब हुआ जी, तो ब्लड की रियोलॉजी में यानी कि विस्कोसिटी, जी, आरबीसी की मेम्ब्रेन की हार्डनेस या फ्लेक्सिबिलिटी आदि ब्लड की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में जी, मलेरिया के कारण जो चेंजेस होते हैं जी, वो इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच सकते हैं जी, ज्यादा विलंब करने से। और तब अच्छे से अच्छी चिकित्सा दिए जाने के बावजूद रोगी की मृत्यु हो सकती है। जी, अतः बुखार के रोगी को अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करना चाहिए जी, और बिना किसी विलंब के करना चाहिए। जी, जहाँ तक चिकित्सकों के लिए मेरा सुझाव है जी, तो मैं ये कहूँगा कि जब तक मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए जी, कोई नई टेस्ट का आविष्कार नहीं हो जाता, वे रिवर्स डायग्नोसिस का अनुकरण करें, यानी कि बुखार के हर रोगी को जी, मलेरिया का रोगी मानकर चलें। अगर उनको लेबोरेटरी टेस्ट से किसी दूसरे रोग का हाथ इस बुखार के पीछे नजर नहीं आता जी, तो इसे मलेरिया ही मानकर चलें। चलिए, जी, अवश्य कुछ चिकित्सक सोचेंगे कि इस तरह हम ओवर डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा कि ओवर डायग्नोसिस विल ऑलवेज बी बेटर देन अंडर डायग्नोसिस फॉर मलेरिया पेशेंट्स। जी, अंडर डायग्नोसिस हुआ तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। जी हाँ, अगर मलेरिया का उपचार करने के लिए जी, दवाओं का चयन सही है तो ओवर डायग्नोसिस होने पर भी जी, रोगी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। जी हाँ, अगर चिकित्सक यह महसूस करता हो कि शायद मैं ओवर डायग्नोसिस की तरफ जा रहा हूँ तो बेहतर होगा कि वो क्लोरोक्विन का चयन करे जो पूर्णतः सेफ और इफेक्टिव एंटी मलेरियल दवा है। जी, क्विनिन, आर्टिमिसिनिन और मेफ्लोक्विन जैसी एंटी मलेरियल दवाओं का चयन जी, सिर्फ उन रोगियों के लिए करे जिनमें माइक्रोस्कोपी टेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ हो जी, और उनमें क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस की संभावना हो। जी। तो डॉक्टर प्रकाश टहलियानी, आज आपने मलेरिया विषय में बहुत उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मलेरिया, रोग, भ्रांतियां, चिकित्सा और जागरूकता, इस विषय पर श्रोताओं आपने सुनी ये भेंटवार्ता जो हमने डॉक्टर प्रकाश टहलियानी से की। आपसे बातचीत कर रही थी सुश्री अनुभा अग्रवाल। हमें उम्मीद है श्रोताओं की मलेरिया के बारे में आपको नई नई जानकारियां मिली होंगी। बहरहाल चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ चलते हैं।